हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंस्टीट्यूशन, संस्था किसे कहते हैं, संस्था के बारे में डिस्कशन करेंगे। संस्था जो शब्द है वो सबसे पहले प्रयोग किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक जो उन्होंने पुस्तक लिखी है फर्स्ट प्रिंसिपल बुक में उन्होंने इस संस्था शब्द का यूज़ किया है। स्पेंसर के अनुसार जो संस्था है वो एक ऐसा अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। जो समाज के कार्य हैं जिसको समाज द्वारा जो स्वीकृत हैं वो व्यवस्थित नियमों अनुसार उन कार्यों को किया जाता है। समाज में पाए जाने वाले हर छोटे व बड़े समूह को अपना अपना एक उद्देश्य होता है और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक समिति बनाई जाती है। समाज में हर कोई जो छोटा बड़ा समूह है उस समूह के का अपना एक कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए समिति बनाई जाती है। जो समिति की रचना की जाती है उन समितियों का उद्देश्य की पूर्ति बहुत ही व्यवस्थित ढंग से करते हैं। उसके कुछ नियम होते हैं। जो समिति बनती है किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और जब वो समिति बनती है जिस उद्देश्य को पूरा करना है तो उस उद्देश्य को एक व्यवस्थित रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि समाज द्वारा स्वीकार्य होते हैं। उनके लिए नियमों और कार्य विधियों का पालन किया जाता है। समाजशास्त्र इन्हीं नियमों और कार्य प्रणालियों को संस्था कहता है। संस्था क्या है कि जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने एक समिति बनाई, उस समिति में नियम जो नियम बनाए हैं, कार्य हैं, उन कार्यों को बड़ा व्यवस्थित तरीके से विधियों के द्वारा उस कार्य को संपन्न किया जाता है। वही जो नियम और कार्य प्रणाली होती हैं उसी को क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। समाजशास्त्र में संस्था का तात्पर्य जो है वो कार्य प्रणालियों से है। जो संस्था है वो क्या है, एक कार्य प्रणाली है जिसके माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो हमारी समाज में जो सामाजिक जरूरतें हैं उन सामाजिक जरूरतों को हम पूरा करते हैं संस्था के माध्यम से। जैसे एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल कॉलेज, वो एक संस्था। वहाँ पे जब एजुकेशन लेने जाते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। जो जिस उद्देश्य को हम पूरा करना चाह रहे हैं, पाना चाहते हैं, उसके लिए वो समिति बनी है। वहाँ पे वो समिति बनी है, समिति के थ्रू हम अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। तो उसमें जो कार्य प्रणालियाँ हैं उनके माध्यम से हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। समनर ने अपनी पुस्तक फोकबेज में संस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संस्था एक विचारधारा है। समनर कहते हैं, उनकी जो पुस्तक है फोकबेज, उसमें उन्होंने लिखा कि जो संस्था है वो एक आइडिया है, एक विचारधारा है, विचार है, मत या सिद्धांत है, एक हित के लिए बनाया गया, अपने हित के लिए कोई आइडिया है और यह एक संरचना से मिलकर बनती है। फोकबेज में समनर ने लिखा है कि जो संस्था है वो एक विचारधारा, एक आइडिया है जिससे संरचना, जो संस्था है उसकी संरचना बनती है। आइडिया से ही जो विचार होता है उससे मिलकर क्या एक संरचना बनती है, संस्था की संरचना बनती है। समनर ने संस्थाओं के उद्विकास को प्रकट किया है। समनर ने कहा कि जो संस्थाएं हैं उनका विकास कैसे, धीरे धीरे कैसे विकास होता है, संस्था बनती कैसे है, उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट किया है। ये बताया कि समनर ने लिखा कि जो संस्थाएं हैं वो तो पहले जनरीतियों से शुरू होती है। पहले वो जनरीतियों से, फोकबेस से शुरू होती है। जब वो जनरीतियाँ सामूहिक अनुभव हो जाता है, उन जनरीतियों में जब सामूहिक पूरे समूह में वही चीज़ प्रैक्टिस होती है, उसको मान्यता मिल जाती है। फिर वो मान्यता जुड़ जाती है जब उसके साथ, तो वह प्रथा में बदल जाती है। इन प्रथाओं के साथ जब कल्याणकारी भावना जुड़ जाती है तो वे लोकाचार में बदल जाती है। लोकाचार होता है रूढ़ी में बदल जाती है। लोकाचार जब और भी विशिष्ट बन जाते हैं तब
इसे संस्था कहते हैं, तब संस्था का विकास होता है। समनर ने जो विकास संस्था के बारे में विकास बताया, तो वो कहते हैं कि पहले क्या आता है, आइडिया आता है। व्यक्ति को किसी हित के लिए उसको आइडिया आता, विचार आता है, फिर वो उस कार्य जो आइडिया उसको आया, उसका कार्य जो उससे संबंधित कार्य है उसको बार बार करता है, पुनरावृत्ति करता रहता है, फिर उसकी वो हैबिट हो जाती है। जिस कार्य को वो कर रहा है उसकी वो हैबिट हो जाती है। अब उसकी वो आदत में बस गया जो कार्य कर रहा है। जैसे हम आदर प्रणाम करते हैं, पैर छूना, ऐसे जो हमारी हैबिट बन जाती है, फिर उसी कार्य को, वो जो हमारी हैबिट बन गई, उसकी पुनरावृत्ति होती है, उसकी दोबारा से रेपिटेशन होती है एक समूह के द्वारा। जिस व्यक्ति वो जिस समूह का है, बाकी के लोग भी उस समूह के जो व्यक्ति हैं उस समूह के, वो भी उसका अनुकरण करते हैं, उसकी नकल करते हैं, उसके जैसी ही प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर वो सामूहिक पुनरावृत्ति होती है, पूरे समूह की क्या होती है, रेपिटेशन होती है। जब वो पूरे समूह की रेपिटेशन होती है, जैसे मान लो पैर छूना, जो नमस्कार करना जो हमारी हैबिट है, तो वो पूरे फिर जो फैमिली है, आस पड़ोसी हैं, वो भी वैसी ही, उनकी भी वैसी ही रीति बन जाती है। जब वो रीति बनती है तो वो क्या बन जाती है, फोक बेस। फोक बेस वो उसको जनरीति कहते हैं। फोक बेस क्या होता है, जनरीति। फिर वो जनरीति बन जाती है। अब ये जो फोक बेस है, अब इसमें कोई 2-3 पीढ़ियों में वही प्रैक्टिस होती है जो चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो 2-3 पीढ़ियों में वैसा ही होता रहता है। जब 2-3 पीढ़ियों का अनुभव जुड़ जाता है उसमें, फिर वो कस्टम बन जाता है। कस्टम, प्रथा। जैसे हमने कोई प्रथा फैमिली में, कोई जैसे शादी के दौरान कोई प्रथा है, किसी प्रथा को निभाया जाता है, तो उसमें उनको उसके पीछे लॉजिक नहीं पता होता, लेकिन ऐसा होता है कि उनकी बुजुर्ग जो उस पहले की पीढ़ी के थे, उनसे भी पहले की पीढ़ी थे, वो भी ऐसे करते आ रहे हैं, वो भी आगे फिर जो नई पीढ़ी के हैं वो भी वैसे ही करते हैं, वो कस्टम बन जाता है। अब वो जो कस्टम है उसके साथ क्या, समूह में उसमें जन कल्याण की भावना जुड़ जाती है। अब जो कस्टम है उसके साथ लोगों की कल्याण की भावना जब जुड़ जाती है, तो उसको सैंक्शन कहते हैं, संस्वीकृति। सैंक्शन, तो वो सैंक्शन बन जाता है, समूह की स्वीकृति मिल जाती है। जो पूरा समूह है उसकी स्वीकृति मिल जाती है। अब जब उसको स्वीकृति मिल गई, समूह की जो जन कल्याण की भावना है उसका भी, वो भी इसके साथ जुड़ गई। अब वो क्या बन जाएगा, मूरेस बन जाएंगे, रूढ़ी बन जाएंगी। मूरेस बन जाते हैं, रूढ़ी, लोकाचार। मूरेस को ही लोकाचार कहते हैं, रूढ़ी कहते हैं। अब जब मूरेस बन जाएंगे, फिर उसको और ज़्यादा विशिष्ट बनाने के लिए, और ज़्यादा उसमें व्यवस्थित करने के लिए, उसको निश्चित संरचना देने के लिए एक व्यवस्था बनती है। जब वो व्यवस्था बनती है, फिर वो क्या बनता है, इंस्टीट्यूशन, संस्था बनती है। इंस्टीट्यूशन जो है, संस्था, ये क्या है, ये ब्रॉड टर्म है। सबसे पहले छोटी इकाई क्या है, आइडिया। आइडिया आता है, फिर व्यक्ति की वो प्रैक्टिस में आता है, बार बार उसी आदत को करता है, हैबिट बन जाती है, फिर वही फोक बेस बन जाता है। जैसे कोई फैशन चलता है, वो ट्रेंड में आता है, पहले कोई किसी का वो आइडिया होता है, फिर वो व्यक्ति बार बार करता है, फिर उसके देख के बाकी के समूह के भी करने लग पड़ते हैं, जो उसके आसपास के होते हैं, वो जनरीति में बन जाती है। जैसे कोई फैशन आता है, फिर वो फैशन जब बाद में धीरे धीरे 2-3 पीढ़ियों में वही चलता रहता है, वो फिर प्रथा बन जाता है। जो फैशन, जो फोक बेस एक समूह में था, अब वो क्या हो रहा है, एक प्रथा बन गया। अब प्रथा के साथ, उसी कस्टम के साथ कुछ जन कल्याण की भावना भी जुड़ जाएगी। जब लोगों के वो कल्याण के लिए हो रहा है, तो उसको सैंक्शन कहते हैं, स्वीकृति मिल जाती है पूरे समूह की। जब स्वीकृति मिल जाती है, वो रूढ़ी बन जाती है। अब वो जो रूढ़ी बन गई, अब उसको इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता। अब वो उसको व्यवस्थित, जब वो मुरेस बन गए, उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसको निश्चित संरचना देने के लिए कुछ नियम बनेंगे, वो क्या कहलाएगी, इंस्टीट्यूशन, संस्था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शादी विवाह, जब विवाह होता है, तो वो जो विवाह होता है उसमें क्या है, वो उसमें पहले जैसे आइडिया आया, फिर हैबिट हुई, फोक बेस बना,
फिर वो प्रथा बन गई कि शादी किस तरीके से होनी, कौन से उसमें नियम होंगे जो फिर समाज के द्वारा मान्य होंगे। फिर उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन बन जाता है। पूरी जो उसमें क्रिया प्रणाली है, जो भी विधियां उसमें प्रयोग हो रही हैं, वो सब क्या बन जाएगा, अब संस्था बन जाएगी। समनर ने संस्था को सुपर फोक बेस कहा है। समनर ने संस्था को सुपर फोक बेस कहा है और इसको दो प्रकार बताए हैं। संस्था के दो प्रकार बताए हैं, एक है स्थापित और दूसरा है निर्मित। स्थापित संस्थाएं वो संस्था है जिसके जो समाज के मानदंड होते हैं, जिसकी संस्था के रूप में मानदंड होते हैं, मानदंडों के अनुसार वो धीरे धीरे विकसित हुई हैं। जो समाज एक पैमाना तैयार कर देता है कि जिस सोसाइटी में जिस तरह का पैमाना होता है, लोग वैसा ही व्यवहार करते हैं। जो पैमाना तय हो जाता है, मानदंड तय हो जाते हैं, वो धीरे धीरे विकसित होते हैं। स्थापित संस्थाओं की जो धारणा है वही सामाजिक संस्थाओं की अवधारणा से मिलती जुलती है। जो मानदंड होते हैं समाज में, वही सामाजिक संस्थाओं की अवधारणा से मिलते हैं। निर्मित संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जो कि किसी विशेष हित के लिए, किसी विशेष हित के लिए स्थापित की जाती हैं। जानबूझकर वो समिति तैयार की जाती है। फिर वो जो संस्था बनाई है उसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं, वो जन कल्याण के लिए बनाए गए हैं। उस समिति और संगठन की जो अवधारणा है वो समिति के साथ मिलती है। ये जो अवधारणा है जो खुद किसी विशेष हित के लिए बनाई गई संस्था है, वो समिति की तरह होती है, संगठन की तरह होती है। ये खुद निर्मित की जाती है किसी विशेष हित के लिए, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। परिभाषा है इसकी जॉनसन की। जॉनसन ने कहा है कि जो संस्था है वो ऐसा संकुल, ऐसा कॉम्प्लेक्स है, ऐसे कॉम्प्लेक्स के रूप में परिभाषित किया है कि जो समाज द्वारा स्वीकृत मानदंडों से निर्मित है। संस्था क्या है, जिसको समाज ने स्वीकार किया है और मानदंड भी तय किए हैं, उससे मानदंडों से तय वो निर्मित है, मानदंडों से बनी है वो। मैकाइवर एंड पेज ने संस्था को समाज द्वारा मान्य, जिसको समाज स्वीकार करता है, मान्य कार्य प्रणाली है, उसके रूप में परिभाषित किया है। जैसे जो फेरे लिए जाते हैं शादी में, तो वो समाज द्वारा स्वीकार्य हैं। जिस तरीके, जिस विधि विधान का यूज किया जाता है, जो कार्य प्रणाली अपनाई जाती है, वो समाज द्वारा मान्य है। वही वो क्या है, कार्य प्रणाली क्या है, संस्था है। ग्रीन के शब्दों में संस्था सामाजिक कार्य करने वाली अनेक प्रथाओं और रूढ़ियों का संगठन है। ग्रीन कहते हैं कि जो संस्था है वो सामाजिक कार्य करने वाली होती है। संस्थाएं सामाजिक कार्य करने वाली अनेक प्रथाएं जो होती हैं समाज में, और रूढ़ियां जो मुरेस होती हैं, उन सबका क्या है, संगठन है। गिलिन एंड गिलिन के अनुसार सामाजिक संस्था एक सांस्कृतिक प्रतिमानों का एक क्रियात्मक स्वरूप है। जो सामाजिक संस्था है वो सांस्कृतिक जो प्रतिमान है, पैटर्न है, उसका एक क्रियाशील रूप है। मतलब जो संस्कृति है वो उसको उस कार्य प्रणाली में दिखती है, जिसमें कुछ स्थायित्व होता है और जिसका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। वो जो सामाजिक संस्था है वो सामाजिक कार्य जब करती हैं तो उस आवश्यकताओं, जो सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, उनको संतुष्ट करती हैं। संस्था की विशेषताएं। संस्था कार्य प्रणाली तथा नियमाचारों का एक स्वीकृत प्रतिमान है। जो संस्था है वो एक कार्य प्रणाली, नियमों का नियमावली होती है संस्था में, तो वो कार्य प्रणाली और नियमों का एक स्वीकृत प्रतिमान है। संस्था का जन्म स्वतः होता है। संस्था जैसे पहले आइडिया आता है, आइडिया से फिर वो आदत बनती है, आदत से फोक बेस बनती हैं। फोक बेस है जनरीति। जनरीति के बाद जब वो प्रथा बनती है, कस्टम बनता है, उसके बाद वो मुरेज बनते हैं। मुरेज के बाद फिर वो व्यवस्थित रूप से संस्था का रूप ले लेते हैं, संस्था बनती है। इसलिए जो संस्था है वो स्वतः ही अपने आप ही
तैयार होती है, अपने आप ही जन्मती है। संस्था में अपेक्षाकृत कुछ मात्रा में स्थायित्व का गुण पाया जाता है। संस्था जो है वो स्थायित्व होता है उसमें। जैसे परिवार को अगर संस्था के रूप में देखें तो परिवार की जो परिभाषा, जो उसका जो रूप है वो बदल सकता है, लेकिन परिवार जो संस्था है वो वैसे ही रहेगी, स्थायी रहेगी। संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर परिवार बन जाता है। संयुक्त जो बड़ा परिवार है वो बड़े परिवार से छोटा परिवार बन सकता है, लेकिन छोटे परिवार से बड़े परिवार बन सकता है। लेकिन वो जो संस्था का स्थायित्व है वो जो है तो वो परिवार, तो वो संस्था स्थायित्व ही रहती है। परिवार, उसका नाम परिवार ही रहता है, उसका जो क्वालिटी है वो परिवार की रहती है। संस्था में परिवर्तनशीलता का भी गुण पाया जाता है। संस्था में परिवर्तन भी, चेंज पाया जाता है। समाज के परिवर्तन के साथ साथ संस्थाओं में भी परिवर्तन आता है। जैसे पारंपरिक तौर पे विवाह किया जाए तो वो जो संस्था जो रीति रिवाज से होती है, जिस तरीके से उसमें जो कार्य विधि प्रणालियों को अपनाया जाता है, तो वो संस्था पारंपरिक तौर पे जैसी होती है वैसे हो रहा है। लेकिन उसका नया रूप, जैसे कोर्ट मैरिज कर ली जाए तो वो उसमें उन विधियों को नहीं अपनाया जाता। जो जब शादी की जा रही है तो तब वो वहाँ पे उन विधियों को, जो जिन कार्य प्रणालियों को करते हुए पारंपरिक तौर पे जो शादी होती हैं उनको कार्य प्रणाली को करते हुए वो शादी हुई, तो वो संस्था अब अगर कोर्ट मैरिज होगी तो वो बदल गई, उसका जो रूप है वो बदल जाता है। विवाह तो विवाह ही रहता है, लेकिन संस्था स्थायी तो वहाँ पे स्थायी रही, लेकिन उसका चेंज जो रूप है, जो गुण है वो थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि कोर्ट मैरिज हो रही, उसमें वो वाली कार्य प्रणालियाँ नहीं होंगी। संस्था को निश्चित रूप प्रदान करने के लिए इसके कुछ सांस्कृतिक उपकरण विकसित हो जाते हैं। संस्था, जो एक संस्था है वो उसको निश्चित रूप प्रदान करने के लिए सांस्कृतिक उपकरण विकसित हो जाते हैं, जो कि भौतिक और अभौतिक दोनों होते हैं। सांस्कृतिक जो उसके उपकरण होते हैं वो दोनों तरह के दिखाई देते हैं, जिसमें संस्था हमें दिखती है कि वो कार्य प्रणाली हो रही है। धार्मिक संस्था को लें तो धार्मिक संस्था में जैसे मंत्र उच्चारण करना, पाठ करना, भजन करना, ये सब क्या है, अभौतिक तत्व हैं। धार्मिक संस्था में ये क्या है, संस्कृति के अभौतिक तत्व हैं। ये संस्कृति के अभौतिक तत्व हैं। ये संस्कृति के अभौतिक तत्व हैं। जबकि मंडप, मूर्तियां, जब शादी हो रही है तो मंडप सजाना, जिसको हम देख सकते हैं, और मूर्तियां, कोई पूजा हो रही है वहां पे मूर्ति स्थापित करना, कलश स्थापित करना, पूजा की जो सामग्री होती है, ये सब दिखाई देते हैं। ये भौतिक उपकरण होते हैं संस्कृति के। संस्कृति के दो तत्व हैं, भौतिक और अभौतिक। ये दोनों जो तत्व हैं, भौतिक और अभौतिक तत्व, ये क्या करते हैं, संस्था को निश्चित रूप देते हैं। जैसे संस्था, जो विवाह हो रहा है, विवाह में मंडप सजाना क्या है, उसका भौतिक रूप है संस्कृति का। उसमें जो मंत्र उच्चारण किया जा रहा है, जो फेरे पड़े जा रहे हैं, वो क्या है, अभौतिक रूप है संस्कृति का। तो इसमें जो संस्था है वो निश्चित रूप से संस्कृति का जो उपकरण है उनको भी विकसित करती है। संस्थाओं का एक प्रतीकात्मक पक्ष होता है जो संस्था के अस्तित्व को इंगित करता है। संस्थाओं का एक कुछ न कुछ प्रतीक होता है जो ये बताता है कि ये संस्था उससे संबंधित है। जैसे कि सत्यमेव जयते, ये न्यायालय जो संस्था है उसका प्रतीक है। सत्यमेव जयते न्यायालय संस्था का प्रतीक है। जैसे वो तराजू लेके खड़ी होती है, ये बताता है कि ये न्यायालय संस्था का प्रतीक है। इसी तरह से राष्ट्रीय झंडा, क्रॉस का निशान, ओम का निशान, ये सब जो हैं वो प्रतीक हैं, संस्थाओं के प्रतीक हैं। सगाई, जब सगाई होती है तो सगाई का प्रतीक क्या है, अंगूठी भेंट करना। जब अंगूठी जो है वो भेंट की जाती है तो ये सगाई का प्रतीक है। संस्था की एक विचार, संस्था जो है वो उसकी सबसे छोटी मौलिक इकाई क्या है, विचार। संस्था एक विचारधारा है।
तो वो जब शुरू होती है, उसकी व्यवस्था शुरू होती है, वो विचार व्यवस्था से शुरू होती है। पहले आइडिया आता है। प्रत्येक संस्था का एक उद्देश्य होता है। जो भी संस्थाएं होती हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर छुपा होता है, इसीलिए वो कार्यप्रणाली, कार्यविधियां पूरी की जाती हैं। जैसे विवाह किया जाता है तो वो संतान उत्पत्ति के लिए एक घर, जहाँ पे दोनों पति पत्नी को यौन संबंध बनाने का एक संतुष्टि वाला, वहाँ पे जो ये संस्था है ये उस उद्देश्य को पूरा करती है। संस्थाओं के साथ हमेशा व्यवस्थित समूह जुड़े रहते हैं। जैसे विवाह, विवाह के साथ जाति, जो विवाह होता है उसके साथ जाति भी जुड़ी होती है। जब विवाह होता है तो जातियों के बीच में होता है गोत्र, जाति जो है वो अलग अलग तरह की होती है। ये इसमें व्यवस्थित समूह होते हैं। गोत्र, अलग अलग गोत्र होता है। परिवार, संस्था अमूर्त होती है। जो संस्थाएं हैं वो कार्यप्रणाली और नियम होते हैं इसमें। तो इसलिए ये क्या होती है, कार्यप्रणाली और नियम होते हैं, इसलिए ये संस्था अमूर्त होती है। प्रत्येक संस्था में संस्कृति द्वारा परिभाषित मानदंड होते हैं। जो संस्था है उसमें संस्कृति, व्यक्ति की अपनी अपनी संस्कृति दिखाई देती है। उसकी संस्कृति के कुछ मानदंड होते हैं जो कि उस संस्था में दिखाई देते हैं। संस्थाएं समाज में पाए जाने वाले सामाजिक नियंत्रण के साधनों में अधिक स्थायी होती है। जो समाज में सामाजिक जो नियंत्रण है, सामाजिक नियंत्रण के साधनों के रूप में अधिक स्थायी होती है। जो समाज है वो व्यक्ति को नैतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे उसको नियंत्रित करता है। कुछ समाज के जो नियम होते हैं उनके बाहर जब व्यक्ति कोई कार्य करता है, समाज उसको दंड देता है। समाज से हटकर कुछ विरोध, जो समाज के विरोधी हो, उस कार्य को करने दंड देता है। तो वो जो नियंत्रण है ये संस्थाओं को बहुत ज़्यादा स्थायी बना के रखती हैं। प्रत्येक संस्था की निश्चित कार्य प्रणाली होती है। जो संस्था होती है उसका कोई ना कोई निश्चित कोई कार्य जरूर होता है, और वो जिसकी रचना हुई होती है, उसका विकास जो है वो प्रथा और रूढ़ियों के आधार पर होता है। जो संस्था बनती है उसका विकास किससे होता है? पहले जनरीति होती है, जनरीति का जब विकास होता है तो प्रथा बनती है, प्रथा से रूढ़ियां बनती हैं, और रूढ़ियों के आधार पे जब व्यवस्थित रूप बनता है उसका, तो वो संस्था बनती है, और उसमें फिर कोई निश्चित कार्य प्रणाली होती है। संस्था के प्रकार और महत्व। अभी हमने संस्था की विशेषताएं देखी। अब संस्था के महत्व और जो कार्य हैं वो देखेंगे कि संस्थाएं हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं। संस्था मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से होती है। मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से होती हैं। जैसे परिवार, अगर संस्था के रूप में देखें तो परिवार बच्चे का लालन पोषण करता है, वहीं से उसका व्यक्ति का विकास होता है। परिवार ही है जहाँ पे उसका वो पहला उसका घर होता है जहाँ पे उसका विकास होना शुरू होता है। तो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो सामाजिक संस्थाएं करती हैं। जो संस्थाएं हैं वो मानव व्यवहार को भी नियंत्रित करती हैं। जो मानव का व्यवहार है उसको नियंत्रित करती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके अनुसार वो मानदंड, समाज के मानदंड जो तय होते हैं, व्यक्ति उसी के अनुरूप व्यवहार करता है, जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। संस्थाएं सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं। जो हमारी विरासत होती है, जो पीछे की जो पीढ़ी है, उनमें जो प्रथाएं का पालन होता है उसी को हम फिर आगे पीढ़ी में ले जाते हैं। इसी तरह से ये क्रम चलता रहता है। ये जो हमारी विरासत है, जो प्रथाएं हम अपनाते आ रहे हैं, जैसे दादा परदादा जो करते आ रहे हैं, जो कुछ ऐसी घर में कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं, उनको फिर आगे पीढ़ी के आगे की वो आगे आगे ट्रांसफर होती रहती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वो सामाजिक विरासत मिलती जाती है। संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन में सहायक होती हैं।
जो समाज में परिवर्तन होता है तो संस्थाएं उसमें सहायक होती हैं समाज में परिवर्तन के लिए। संस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति को समाज में एक पद तथा उससे संबंधित भूमिका प्रदान करता है। जैसे परिवार की संस्था में अगर कोई मुखिया है तो मुखिया किसी का पिता है अगर, तो वो उसको जो स्टेटस मिला, पिता का स्टेटस मिला, उसके साथ उसको वो भूमिका भी मिलती है। अगर उसको जो पद मिला है उसके साथ भूमिका भी मिलती है। संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं। संस्कृति जो संस्था होती है उसी में ही संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। जैसे विवाह की में जो मंडप में जो मंत्र उच्चारण किया जाता है, जो कार्य विधि अपनाई जाती है, वही कार्य विधि जब वो संस्कृति आगे आगे बढ़ती रहती है, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, तो ये क्या है, संस्कृति की वाहक, संस्कृति का प्रचार करती है संस्थाएं। मर्टन के अनुसार संस्था जो है वो प्रकट तथा अप्रकट प्रकारे होते हैं। संस्था जो है वो प्रकट और अप्रकट होती है। संस्था के अकार्य, संस्थाएं कभी कभी सामाजिक प्रगति में बाधक बनती हैं। जो मूरेज होते हैं उनको हम मना नहीं कर सकते। जो समाज ने जिसको जो मानदंड तय कर दिए हैं उनको हम तोड़ नहीं सकते। वरना समाज जैसे दूसरी जाति में जब एक जाति से दूसरी जाति में जब शादी की जाती है, कुछ समाज में ऐसा है कि वो उनको दंड देते हैं। इस तरह से जो मोरेस हैं वो जैसे एक धर्म से दूसरे धर्म में जब शादी कर लेते, उस जिस सोसाइटी से है वो उसको दंड देते हैं। तो ये समाज की जो प्रगति है उसमें ये बाधक भी बनते हैं। संस्थाएं व्यक्तियों में निराशा भी उत्पन्न करती है। जब व्यक्ति अपने अनुसार प्रगति नहीं कर पाता तो उसमें निराशा भर देती है। संस्थाएं व्यक्तियों के उभरते हुए व्यक्तित्व को भी दबाती है। संस्थाओं की जो प्रकृति होती है वो रूढ़िवादी होती है। समाजशास्त्रियों ने 5 मुख्य आधारभूत संस्थाओं का जिक्र किया है जो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वो 5 मुख्य आधारभूत संस्थाएं कौन सी हैं? परिवार है, विवाह जो बहुत ही जरूरी है व्यक्ति के लिए, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं और शैक्षिक संस्थाएं। ये व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। इसी के थ्रू व्यक्तित्व का विकास होता है। इन 5 संस्थाओं की जो भूमिका है वो हमारे समाज में विशेष महत्व रखती है। परिवार को प्रत्येक समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है। समाज व संस्था परस्पर अंतर्निर्भर हैं। कोई भी समाज हो, हर समाज में ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। जैसे परिवार हर समाज में रहा है, तो ये जो समाज और संस्था है एक दूसरे पर डिपेंड है। संस्था के बल पर समाज का अस्तित्व है। जो संस्थाएं हैं वो व्यक्तियों को समाज के विरोधी कार्य करने को रोकती हैं। तो जो संस्था के बल पर ही समाज का जो अस्तित्व है वो बना रहता है, और समाज के बल पर ही संस्था का भी, समाज जो है वो उसको मान्यता देता है, स्वीकार करता है, तो ही संस्था बनी रहती हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दोनों अंतर्निर्भर हैं। आज हमने संस्था के बारे में पढ़ा, इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने समझा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।